जॉनी अपनी झोंक में बोलता गया, उसकी बेटी के साथ सचमुच तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी। खुदा बाप की दुआ से तुम्हारा धंधा भी बढ़िया चल रहा है। उस लड़की के साथ तुम्हारी गृहस्थी सुखी रहेगी। कमलकांत सिर्फ मुंह बनाए उसे ताकता रहा। जाहिर था बास्को ने ये चर्चा दलदली इलाकों में रहने वाले गरीब, अनपढ़ और सीधे साधे मछुआरों तक भी पहुंचा दी थी, और अपने भोलेपन में जॉनी वो सब कह गया था। नहीं जॉनी, वो फंसी सी आवाज़ में बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बात को बनाते क्यों नहीं? जॉनी अपना तो भरे शिकायती स्वर में बोला, तुम अपने आप को उस लड़की से कम समझते हो। सॉरी जॉनी, कमलकांत गड़बड़ाता सा बोला। मुझे एक काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। और इंजन स्टार्ट करके जीप आगे बढ़ा दी। इस बीच जॉनी और उसकी पत्नी को संयुक्त ठाका लगाकर हंसते हुए सुन चुका था और समझ गया कि उनके हंसने की वजह वो खुद ही था। पुल के ऊपर से गुजरने के बाद अनायास ही उसके दिल में आया कि एक बार नलिनी से मिलकर पता लगाया जाए कि शहर में फैली इस अफवाह की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी। मात्र उत्सुकतावश उसने जीप उस सड़क पर घुमा दी जो उन 7 टापुओं को आपस में जोड़ती थी और जिस पर कई पुल बने हुए थे। उसकी जानकारी के मुताबिक उन छोटे छोटे टापुओं में चौथा टापू ही सबसे बड़ा था। उस सड़क पर वो पहले भी कई मर्तबा आ चुका था, लेकिन मेजर पिंटो के मकान पर कभी उसकी निगाह नहीं पड़ी थी। इसकी वजह अब उसकी समझ में आई। शिवोली से खाड़ी के रास्ते कोई 1.5 मील दूर उस टापू पर अनानास और नारियल के पेड़ों की बहुतायत थी। मेन रोड से जो रास्ता उस टापू पर जाता था वो इतना ऊबड़ खाबड़, घुमावदार और झाड़ियों से घिरा था कि उस तरफ किसी इमारत के होने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। वह रास्ता करीब आधा मील तक खाड़ी के साथ साथ गया हुआ था, फिर बाईं ओर मोड़ खाने के बाद सीधा चला गया था। अनुमान था मेजर पिंटो का निवास स्थान उस रास्ते के बाईं ओर कहीं होना चाहिए था, लेकिन कमलकांत को उस तरफ अन्य कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो सीधा ही चला गया। उस तमाम इलाके में गहन खामोशी छाई हुई थी। जीप के इंजन के शोर के अलावा अन्य कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी। उस रास्ते के अंतिम छोर पर पहुंचकर कमलकांत को जीप रोक देनी पड़ी। पाम के पेड़ों से घिरा एक सुंदर मनोरम बीच उसके सामने था। चांदी की तरह धूप में चमकती रेत, किनारे के साथ हौले से टकराती छोटी छोटी लहरें, नीलमणि किसी आभा लिए दूर दूर तक फैला स्वच्छ जल, धीमी हवा में ससराते पेड़ और पशुओं की चहचहाट मिलकर बड़ा ही मनोरम दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। कमलकांत सम्मोहित सा देखता रहा। गोवा संसार के सुंदरतम सागर तटों के लिए विख्यात है, लेकिन इतना सुंदर बीच उसने पहले कभी नहीं देखा था। इतना चैन और इतना सुकून उसे अन्य किसी स्थान पर कभी अनुभव नहीं हुए थे। कमलकांत का जी चाहा वो जीप से कूदे, अपने कपड़े उतार कर फेंके और स्विमिंग करने लगे, लेकिन अपनी इस इच्छा पर वो बड़ी मुश्किल से ही काबू पा सका। उसने गियर फंसाया और बीच के साथ साथ जीप ड्राइव करने लगा। झाड़ियों और पाम के पेड़ों के एक विशाल झुरमुट की बगल से गुजरते ही उसे खुले स्थान पर बनी एक बड़ी सी 2 मंजिला इमारत दिखाई दी। इमारत की हालत खस्ता थी, लेकिन किसी समय निश्चय ही वो शानदार रही होगी। उस तरफ इमारत का पिछवाड़ा था। कमलकांत जीप रोक कर नीचे उतरा और इमारत की बगल से गुजरकर प्रवेश कर पहुंचा। ए, कहाँ जाते हो? अपने पीछे तेज स्वर सुनकर कमलकांत पलटा। लंबे चौड़े इकड़े जिस्म वाला एक दड़ियल गुआनी उसे अपनी ओर बढ़ता दिखाई दिया। उसके हाथों में 2 नाली बंदूक थी जिसका रुख सीधा कमलकांत की छाती की ओर था। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। कौन हो तुम? निकट आकर उसने कठोर स्वर में पूछा। बंदूक अभी भी पूर्ववत तनी हुई थी। कमलकांत। किस लिए आए हो? मिस नलिनी पिंटो। दफ़ा हो जाओ। दड़ियन ने बंदूक उसकी छाती से सटा दी। और आइंदा कभी यहाँ आने की कोशिश मत करना। कमलकांत को ऐसे स्वागत की कतई उम्मीद नहीं थी। वो देख रहा था कि दड़ियल ने बंदूक महज डराने या दिखाने के लिए नहीं उठा रखी थी। उसे इस्तेमाल करने में भी हिचकिचाने वाला वो नहीं था। नाराज़ क्यों होते हो? मैं चला जाता हूँ। और पीछे हटकर अपनी जीप की ओर जाने के लिए बढ़ा। ठहरो, दड़ियल लगभग चीखता हुआ बोला। अपने जैसे दूसरे तमाम हरामजादों से कह देना, अगर किसी ने यहाँ फटकने की भी कोशिश की तो मैं देखते ही शूट कर दूंगा, समझे? तभी प्रवेश द्वार खुला और नलिनी पिंटो बाहर निकली। डिमेलो,
वो शांत स्वर में बोली, तुम अंदर आओ। अब वो बड़ी शान से चलती हुई आगे आई, बिल्कुल ऐसे अंदाज में मानो फैशन परेड में हिस्सा ले रही थी। वो काली जीन्स और सफ़ेद शर्ट पहने थी और उस दिन की अपेक्षा ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा तो भावहीन था, लेकिन आंखें चिंतापूर्ण मुद्रा में तनिक सिकुड़ी हुई थीं। डिमेलो पल भर हिचकिचाया, फिर पीछे हटकर बेमन से प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। कमलकांत मुस्कुराया, धन्यवाद, गनीमत है आप बाहर आ गई, वरना पता नहीं मुझ पर क्या गुजरती। शायद इस आदमी ने मुझे शूट ही कर डालना था। यहाँ क्यों आए हो? आपसे मिलने। क्यों? कुछ बातें करनी है। क्यों? कमलकांत ने मन ही मन कुछ निश्चित किया और उसके चेहरे पर निगाहें जमा दी। देखो, वो बोला, अगर तुम इसी तरह हर बात पर क्यों क्यों करती रहीं तो हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। नलिनी के चेहरे पर कसाव सा पैदा हो गया। हमें किसी नतीजे पर पहुंचने की ज़रूरत भी क्या है? वो कड़वाहट भरे लहजे से बोली, उस दिन तुमने एक शरीफ आदमी का अभिनय किया था, लेकिन उसके बाद से तुम शहर में प्रचलित कहानियाँ सुनते रहे हो और अब बाकी सभी घटिया और ओछे आदमियों की तरह यहाँ आ भी पहुँचे। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें या किसी दूसरे को सही समझना भी नहीं चाहती। तुम जा सकते हो। कमलकांत एक कदम आगे बढ़ा। मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ नलिनी, बात करके ही जाऊँगा। और नलिनी की बाँह पकड़कर उसे बीच की ओर ले चला। इस अप्रत्याशित हरकत से तनिक बौखला सी गई नलिनी ने आरंभ में अपनी बाँह छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कमलकांत की पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो गई तो उसे कोशिश करनी छोड़ देनी पड़ी। कमलकांत ने उसे बीच पर ले जाकर ही छोड़ा। बैठो, वो रेत में बैठता हुआ बोला, लेकिन नलिनी खड़ी हाफती रही। वो आंगन्य नेत्रों से उसे घूर रही थी। शरीफ लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है? कमलकांत ने पैकेट निकालकर बड़े इत्मीनान से एक सिगरेट सुलगाई। लड़कियों को समझने की तमीज़ मुझ में तुमसे कहीं ज़्यादा है, वो लापरवाही से बोला, और मैं उनके मिजाज के मुताबिक ही उनके साथ पेश आता हूँ। अब तुम आराम से बैठो, वरना तुम्हें बिठाने के लिए भी मुझे मजबूरन ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। बी अ गुड गर्ल एंड सिट डाउन। नलिनी पल भर हिचकिचाई और फिर उसके सामने तंग बैठ गई। कमलकांत मुस्कुराया, थैंक्स। आज ये नीली फेट मेरे वर्कशॉप पर आई थी। हो, तो तुमने उसे यहाँ भेजा था? नहीं, मैंने तो उसे कह दिया था कि तुम्हारा नाम भी कभी नहीं सुना। उसे बास्को ने तुम्हारा पता बताया था। कमलकांत सिगरेट का कश लेकर धुआं छोड़ता हुआ बोला, हो सकता है तुम मुझे बेवकूफ़ समझो, लेकिन किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और मेहरबानी करके अब ये मत पूछना क्यों। मैं किसी मुसीबत में नहीं हूँ। कमलकांत ने उसके चेहरे पर निगाहें जमा दी। तुम झूठ बोल रही हो। बम्बई में तुम ज़रूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। अगर ऐसा ना होता तो तुमने हरगिज़ भी इस शहर में वापस नहीं लौटना था, जहाँ तुम्हें जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। तुम जो चाहे समझ सकते हो, लेकिन मैं किसी मुसीबत में नहीं हूँ। तुम्हारी मुसीबत का ताल्लुक उस आदमी से है जो नीली फेट में आया था। कमलकांत ने उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर कहना जारी रखा, तुम उसे छोड़कर भाग आई हो और वो तुम्हारा पति है। एक पल के लिए नलिनी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर वो सामान्य नजर आने लगी। तुम्हें किसने बताया? कमलकांत ने पहली सिगरेट के अवशेष से दूसरा सिगरेट सुलगाया। उस आदमी ने। और तुम ये बात कितने लोगों को बता चुके हो? तुम्हारे अलावा किसी को नहीं, क्योंकि मैंने किसी को तुम्हारे पति का जिक्र करते नहीं सुना, इसलिए सोचा कोई नहीं जानता कि तुम शादीशुदा हो। तुम जो कुछ छुपा रही हो वह तुम्हारा जाति मामला है, और किसी के जाति मामलों में दखल देना मेरी आदत नहीं है। तो फिर यहाँ आए किस लिए हो? कमलकांत हंसा। मैं उस लड़की से मिलना चाहता था जिसके साथ पूरे शहर में खुलेआम मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। वो सब बेवकूफ़ हैं। मैं भी ऐसे ही समझता हूँ। बाय द वे, तुम्हारे पति का नाम क्या है? नलिनी फौरन सतर्क हो गई। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें बताने में एतराज़ हो तो बात दूसरी है। वैसे ये कोई ऐसा राज भी नहीं है जिसे पता ना लगाया जा सके। क्या मतलब? नीली फेड का नंबर मुझे याद है, कमलकांत झूठ का सहारा लेते हुए बोला,
और कार के नंबर से उसके मालिक का पता लगाने का तरीका भी मुझे आता है। तुम एक मामूली मोटर मैकेनिक हो, ऐसे झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए तुमको। उसके स्वर में सतर्कता का पुट पाकर कमलकांत हंसा। अगर तुम मेरे मौजूदा पेशे की वजह से मुझे मामूली कह रही हो तो अर्ज है कि कोई भी पेशा छोटा या मामूली नहीं होता। और अगर तुम मेरी शख्सियत से मुझे मामूली समझ रही हो तो ये तुम्हारी निगाह का कसूर है। और जहाँ तक झमेलों का सवाल है, 2.5 साल यानी गोवा आने से पहले तक झमेले और बखेड़े मेरी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा थे। तुम्हारे पति का नाम मैं बस सिर्फ उत्सुकतावश पूछ रहा हूँ और कोई इरादा मेरा नहीं है। नलिनी ने कई क्षण उसे विचारपूर्वक घूरा। उसका नाम भास्कर राव है, अंत में वो बोली। भास्कर राव, कमलकांत ने दोहराया और अगले ही क्षण उसे याद आ गया कि नीली फेट में सवार उस आदमी को देखकर ऐसा क्यों लगा था कि उसे पहले भी कभी देखा था। वास्तव में उसे तो उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी तस्वीरें दर्जनों बार देखी थीं और उसकी पूरी जन्मपत्री भी पड़ी थी। भास्कर राव, बम्बई के अपराधी जगत का एक ऐसा अपराधी जो पैसों की खातिर सब कुछ बेहिचक करता रहा, लेकिन अपनी चालाकी और मक्कारी की वजह से कभी कानून की गिरफ्त में नहीं फंसा। नलिनी इस बुरी तरह उछली मानो अचानक बिच्छू ने डंक मार दिया था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर यूं कमलकांत को देखने लगी जैसे वो आदमी ना होकर कोई जिन था। तुम तुम उसे कैसे जानते हो? वो हकलाती सी बोली। उसे तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, कमलकांत बोला। उसका असली नाम रंजीत मेहता है। दिल्ली में एक लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुआ। बचपन से ही ज़िद्दी, हौसलामंद, हेकड़ और महत्वाकांक्षी था। ज़बरदस्ती खुलेआम नकल करके हायर सेकेंडरी का इम्तिहान पास किया। इसी बीच पेशेवर अपराधियों की सोबत में भी पड़ चुका था। सभी तरह के अपराधों में हिस्सा लिया, लेकिन पकड़ा कभी नहीं गया। पुलिस की सरगर्मी ज़्यादा बढ़ी तो बम्बई भाग आया। जल्दी ही खुद को खतरनाक दादा के रूप में स्थापित कर लिया। पेशेवर अपराधियों से मेल हुआ। इत्तेफाक से 2 विभिन्न अपराधी गिरोहों की गैंगवार में हिस्सा लेना पड़ा। बस तभी से उनकी किस्मत का एक नया दरवाज़ा खुल गया। गैंगवार में जिस गिरोह का साथ उसने दिया था उसका संबंध शमशेर राणा से था, जो उन दिनों बम्बई के अपराधी जगत का शहंशाह बनने के लिए प्रयत्नशील था। रंजीत मेहता उसकी निगाहों में चढ़ गया और शमशेर राणा के रास्ते के कांटे साफ करने में भी उसकी मदद की। अंत में जब शमशेर राणा ने बेताज बादशाह के रूप में स्वयं को संगठित अपराधों की दुनिया में स्थापित कर लिया तो रंजीत मेहता को भास्कर राव बनाकर उसने अपना बॉडीगार्ड बना लिया। कोई 5 साल पहले जब पुलिस ने शमशेर राणा को ख़त्म करने के लिए विशेष अभियान छेड़ा और अंत में जब शमशेर राणा को बम्बई ही नहीं बल्कि देश छोड़कर भी भाग जाना पड़ा, तब भी भास्कर राव ने बड़ी होशियारी से खुद को साफ बचा लिया था। फिर शायद उस शातिर अपराधी ने बिजनेसमैन का लबादा उड़ लिया था। उसने तनिक रुक कर नलिनी को ऐसे नाप तौल वाली निगाहों से देखा मानो उसे भास्कर राव की तस्वीर में फिट करने की कोशिश कर रहा था। वो सही फिट होती प्रतीत हुई, क्योंकि भास्कर राव अपने खुदा शमशेर राणा की ही तरह इंतहाई खूबसूरत लड़कियों का रसिया था। और इसी दौरान शायद उसने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया था। क्यों, मिसेस भास्कर राव? नलिनी को मानो सांप सूंघ गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो निश्चल बैठी अपलक उसे ताक रही थी। देर तक खामोशी छाई रही। लेकिन तुम्हें उसके बारे में ये सब कैसे पता? तुम कैसे जानते हो? अंत में बड़ी मुश्किल से नलिनी के मुंह से बोल फूटा। कमलकांत हंसा। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा दौर आया था जब मैं क्राइम को पेशे के रूप में अपनाना चाहता था, वह गोली देता हुआ बोला। लेकिन मैं इस काम को कुछ अलग ढंग से करना चाहता था, इसलिए मैंने उन सभी पेशेवर अपराधियों के बारे में अखबारों तथा दूसरे सोर्सेज से ज़्यादा जानकारी हासिल की, जो कामयाब रहे थे या कामयाबी की ओर बढ़ रहे थे। नलिनी ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसे भाव स्पष्ट दिख रहे थे मानो सोच रही थी कि उसकी इस बात पर यकीन करे या ना करे। तुम उसी भास्कर राव को छोड़कर भाग आई हो। वो तुम्हें वापस ले जाना चाहता है। कमलकांत उसे ज़्यादा सोचने का मौका ना देते हुए बोला। और मैंने सुना है वो जो चाहता है आमतौर पर हासिल कर ही लिया करता है। वो मुझे वापस नहीं ले जा सकेगा, नलिनी विशैले स्वर में बोली। मैं कभी उसके
सहसा वो खामोश हो गई। इमारत की ओर से ठक ठक की भारी आवाज़ एक खास ढंग से आती सुनाई दे रही थी। ठक ठक, संक्षिप्त खामोशी, ठक ठक, इसी ढंग से ये आवाज़ बार बार आ रही थी। ये कैसी आवाज़ है? कमलकांत ने पूछा। पापा डिमेलो को बुला रहे हैं। जब वो अपनी भारी बेंच से फर्श पर बिछे लकड़ी के तख्तों को 2 बार ठकठकाते हैं, ये डिमेलो के लिए बुलाने का संकेत होता है। और जब वो 3 बार ठकठकाते हैं तो मेरे लिए। नलिनी ने जानकारी देते हुए कहा। तभी आवाज़ आनी बंद हो गई। अब डिमेलो वहाँ पहुँच गया है। उसे पहुँचने के लिए सिर्फ 1 मिनट का वक्त दिया जाता है। अगर 1 मिनट में ना पहुँचे तो फिर व्हील चेयर में बैठे पापा और पिंजरे में बंद भूखे चीते में कोई फ़र्क नहीं रहता। अब तुम जाओ यहाँ से। और वो खड़ी हो गई। कमलकांत भी खड़ा हो गया। क्या मैं तुमसे दोबारा मिलने आ सकता हूँ? नहीं। क्यों? तुम किस लिए आना चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, लेकिन तुम्हें इसकी ज़रूरत है। नलिनी का चेहरा कठोर हो गया। अपनी मदद मैं खुद कर सकती हूँ। अब भूल कर भी कभी दोबारा यहाँ मत आना। बेहतर होगा कि तुम उन बातों पर यकीन कर लो जो मेरे बारे में शहर में फैली हुई है। कमलकांत ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या वो बातें सच हैं? एक एक लफ्ज़ सच है। मैं गोमेश के लिए काम करती थी। मेरी वजह से ही उसकी पत्नी मारिया ने उस पर गोली चलाई थी। गोमेश मेरा दीवाना था और अभी भी है। कल वो यहाँ आया भी था, लेकिन डिमेलो ने उसे भगा दिया। जब मैं गोमेश के लिए काम करती थी, अपने साथ मनमानी करने की मैंने उसे पूरी छूट दे रखी थी, क्योंकि मुझे नौकरी की ज़रूरत थी। हर वक्त अपने अपाहिज बाप के साथ बंधी रहकर मैं बुरी तरह ऊब चुकी थी। कमलकांत उसके साथ अपनी जीप की ओर चल दिया। ये भी सच है कि तुमने उसकी सेफ खोली थी? हाँ। उसने एक शाम अपने ऑफिस में मुझे बताया कि उसकी बीवी मारिया को हमारे ताल्लुकात के बारे में पता चल गया था। मैं फ़ौरन समझ गई ज़रूर तगड़ा बखेड़ा खड़ा होगा, इसलिए मैंने शहर में चले जाने का निश्चय कर लिया। जाने के लिए ये बहाना भी बढ़िया था। मैंने उसकी सेफ से अपनी ज़रूरी चीज़ें, पर्सनल कागजात, अपनी थोड़ी रकम वगैरह, जिन्हें मैं सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ रख दिया करती थी, निकाली और रात में ही चली गई। जानना चाहते हो उसके बाद मैंने क्या किया? नहीं, मैं सीधी बम्बई पहुंची। नलिनी ने कहना जारी रखा। क्योंकि मैं शुरू से ही फिल्मों में हीरोइन बनने की ख्वाहिशमंद रही थी और मुझे उम्मीद थी कि बम्बई की फिल्म लाइन मेरे स्वागत में पलके बिछा देगी। पहुंचते ही मुझे ढेर सारी फिल्मों के ऑफ़र मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे मिले सिर्फ झूठे आश्वासन, और वो भी तभी जब तक मैं अपने जिस्म को रौंदवाती रही। निराश होकर मैं नौकरी ढूंढने निकली, लेकिन वहाँ भी हालात ऐसे ही रहे। रोज़ शाम को अधेड़ या बूढ़े बॉस का पहलू गरमाओ और महीने के आखिर में तनख्वाह के रूप में अपने जिस्म की कीमत ले लो। बस करो, कमलकांत झल्लाकर बोला। मैं सुनना नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ उस लड़की की असलियत, जिसकी मदद करने के लिए तुम इस कदर मरे जा रहे हो। नलिनी सर्द स्वर में बोली। मैंने सोचा जब जिस्म ही कुचलना है तो नौकरी का ढोंग क्यों किया जाए और अपनी बढ़िया जिस्म की कम कीमत क्यों ली जाए। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। कुछ दिन कैबरे डांस सीखा, फिर औसत दर्जे के एक रेस्तरा में कैबरे करना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद उससे बढ़िया रेस्तरा में चली गई। वहीं एक रोज़ भास्कर की निगाह मुझ पर पड़ी और उसने उसी रोज़ रेस्तरा के मालिक पर दबाव डालकर मेरा एग्रीमेंट फड़वा दिया और मुझे अपने साथ लिवा ले गया, अपने एक आधुनिक जुआ घर में जो क्लब की आड़ में चलाया जाता था। वहाँ मुझे सज धज कर रोज़ शाम को जाना होता था। मेरी ड्यूटी ऐसे किसी आदमी के साथ चिपक जान होती थी जिसकी जेब में ठसाठस नोट भरे हों, और मुझे अपनी बातचीत, मोहक अदाओं और जिस्म की नुमाइश से उसे तब तक वहाँ रोके रखना पड़ता था जब तक कि उसकी जेबें खाली ना हो जाए। मैं बड़ी सफाई से हर रोज़ 2-3 आदमियों को ज़रूर उल्लू बना दिया करती थी। भास्कर मुझसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, इसलिए उसने मुझे तरक्की दे दी, यानी जुआ घर से निकाल कर अपने फ्लैट में ले गया। ऐसे ही या विवाह के नाम के बंधन में बांधकर? कमलकांत ने बेहद तल्ख स्वर में पूछा। बड़ी धूमधाम से शादी की थी, क्योंकि मैं तब तक भास्कर की खसलत को भी खूब पहचान गई थी
और इतनी समझदार भी हो गई थी कि एक ही आदमी की पूरी तौर पर गुलामी अख्तियार करने के एवज़ में अपने जिस्म की भरपूर कीमत वसूल करते हुए भविष्य की सुरक्षा की पक्की गारंटी हासिल कर लूँ। मैं बाकायदा दुल्हन बनी थी। इस अंतिम वाक्य को सुनते ही कमलकांत के समूचे जिस्म में गुस्से की भयानक लहर दौड़ गई। उसके जी में आया कि नलिनी के चेहरे पर ताबड़तोड़ झन्नाटेदार थप्पड़ जमाता चला जाए। फिर इससे पहले कि वो पूरी तरह बेकाबू होकर सचमुच ऐसा कर गुजरे, वो अपनी जीप में सवार हो गया और स्टीयरिंग व्हील को अपने बड़े बड़े हाथों में दबोच लिया। गलतियां सभी करते हैं, वो जलती हुई आंखों से उसे घूरता हुआ बोला। मैंने भी ढेरों गलतियां की हैं। जो कुछ तुमने बताया इससे कई गुना ज़्यादा बहुत बुरी, लेकिन अगर गलतियां करके भी उनसे सीख हासिल की जाए तो वो गलतियां वरदान बन जाती है। अभी देर नहीं हुई है, तुम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। क्या तुम्हारे भेजे में बात नहीं आती? मुझे तुम्हारी मदद की कतई ज़रूरत नहीं है, नलिनी कोड़े की फटकार जैसे स्वर में बोली। और क्या तुम्हें नगाड़े बजाकर सुनाना होगा? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अपनी औकात पहचानो। कालिक और तेल से सने रहने वाले तुम एक मामूली मोटर मैकेनिक हो। अपनी मनहूस सूरत लेकर दफ़ा हो जाओ। आइंदा यहाँ फटकने की भी कोशिश मत करना। आई से गो अवे। पहले से ही क्रोधित कमलकांत का रोम रोम गुस्से से सुलग उठा। उसे अपनी कनपटियों में खून बरसता सा सुनाई दिया, लेकिन उससे भी ऊपर सुनाई दी ठक ठक की भारी आवाज़। ठक 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 ठक। ऐसा लगता था मानो उसी खास ढंग से विशिष्ट अंतराल के बाद इस बार जोर जोर से फर्श को कुटा जा रहा था। इसे सुनने के बाद भी नलिनी वहीं खड़ी थी, मानो उसे अपने अपाहिज बाप की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। मेजर तुम्हें बुला रहा है, जाओ। बुलाने दो, नलिनी नागिन की भांति फुफकारती हुई बोली। पिछले 15 सालों से वो यही करता आ रहा है। उसने तमाम फर्श खोखला कर दिया है। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब इस मनहूस इमारत की बुनियाद तक खोखली हो जाए, और ये उस शैतान को। अचानक कमलकांत के अंगारों की तरह दहकती आंखें देखकर वो चुप हो गई और पलट कर इमारत की तरफ चल दी। गुस्से से सुलग रहे कमलकांत ने इंजन स्टार्ट करके तेजी से जीप मोड़ी और पागलों की भांति वापस दौड़ने लगा। शहर में पहुंचकर भी वो नहीं रुका। शहर से बाहर आकर उसने पणजी की दिशा में जीप घुमाई और अंधाधुंध दौड़ाने लगा। अब तक दिन छुप चुका था और शाम का धुंधलका तेजी से रात को अंधेरे में बदलता जा रहा था, लेकिन कमलकांत इस ओर से कतई बेपरवाह था। सामने से आती एक अन्य कार के हेडलाइट्स की तेज़ रोशनी विंडशील्ड पर पड़ी, तब उसका ध्यान इस तरफ गया और उसने जीप की हेडलाइट ऑन कर दी। कमलकांत की मनोदशा विक्षिप्त जैसी थी। वह यूं जीप को दौड़ाए जा रहा था मानो नलिनी से दूर चला जाना चाहता था। नलिनी का कहा गया एक एक शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। बाजारू औरतों जैसी बेशर्मी के साथ अपनी जो तस्वीर नलिनी ने पेश की थी, उससे कमलकांत के पूरे जिस्म में नफरत का भयानक भूचाल सा ला दिया था। करीब 15 मील दूर आने के बाद अचानक उसे जीप रोक देनी पड़ी। आगे चुंगी बैरियर था। मछलियों तथा दूसरे माल से लदे ट्रकों ने करीब करीब पूरी सड़क रोकी हुई थी और जल्दी से रास्ता साफ होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी। जीप की ड्राइविंग सीट पर मशीनी अंदाज में बैठे इंतजार करते कमलकांत को तब पहली बार वास्तविकता का आभास हुआ। वो कहाँ जा रहा था, क्यों जा रहा था? सारे सिलसिले पर गौर करने के दौरान उसके मन में उठा क्रोध मिश्रित घृणा का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी भरी निराशा उस पर हावी होती गई। उसने ये जानने के लिए कि वो कहाँ था दाएं बाएं निगाह दौड़ाई। वो समझ गया कि वो मार दौल के बाहर था, लेकिन इस प्रयास में उसकी निगाह दाईं और दुकान के बोर्ड पर अटक कर रह गई, वाइन शॉप। उसने पीछे निगाह डाली। अभी अन्य कोई वाहन उसके पीछे आकर नहीं रुका था। उसने जीप घुमाकर दाईं और सड़क से नीचे उतारी और वाइन शॉप के सामने रोक दी। यंत्र चालित सा कमलकांत जीप से उतरकर दुकान की ओर बढ़ा। पिछले करीब 3 सालों से उसने विस्की को छुआ तक नहीं था, सिर्फ बियर ही पीता रहा था। लेकिन अपनी वर्तमान मनःस्थिति में उसे विस्की की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही थी। वो विस्की के तगड़े सुरूर में कुछ देर के लिए खुद को भूल जाना चाहता था। दुकान पर पहुंचकर वो चंद क्षण खड़ा
विभिन्न बोतलों को ताकता रहा। फिर उसने डिप्लोमेट की बोतल की ओर संकेत कर दिया। गुआनी दुकानदार ने बोतल उठाकर काउंटर पर रख दी। कमलकांत ने 100 रुपये का एक नोट निकालकर लापरवाही से काउंटर पर डाल दिया और बोतल उठा ली। दुकानदार के पास उसे बकाया लौटाने के लिए चेंज नहीं थी। बोतल हाथ में आने के बाद कमलकांत को एक एक पल भारी महसूस हो रहा था। वो फौरन वहाँ से चले जाने को व्याकुल हो रहा था। उसने कह दिया कि दोबारा जब भी यहाँ से गुजरेगा तो बाकी रकम ले लेगा और दुकान से बाहर आ गया। जीप में सवार होकर वो वापस लौट पड़ा। रास्ते में एक जगह रुक कर उसने बोतल खोली और मुंह लगाकर तगड़ा घूंट भरा। फिर बड़ी मासूमियत के साथ उसने पुनः ढक्कन बंद कर दिया। बेचैनी और निराशा में जकड़े कमलकांत के अपने मन में इतनी कड़वाहट घुल हुई थी कि वो ना तो उसे नीट विस्की की कड़वाहट महसूस हुई और ना ही उसकी जलन। वो पुनः जीप ड्राइव करने लगा। जब वो अपनी वर्कशॉप के सामने पहुंचा 9 बज चुके थे। उसने जीप सड़क के नीचे उतार कर रोकी और बोतल खोल ली। वो अपनी कड़वाहट, बेचैनी और निराशा को विस्की में घोलने की कोशिश करने लगा। आधी बोतल ख़त्म होते होते ही उसे तगड़ा सुरूर महसूस होने लगा था, लेकिन उसकी कड़वाहट ज्यों की त्यों बनी हुई थी। अब उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि विस्की क्यों पी। विस्की ने हमेशा उसे दगा दिया था, उसे हमेशा बखेड़ों में फंसाया था, ऐसे भारी बखेड़ों में भी जो जेल की कोठरी और शमशान में ही जाकर ख़त्म होते हैं। उसने बोतल दूर एक झाड़ी की ओर उछाल दी। नशे की हालत में जीप दौड़ाता हुआ वापस शहर में पहुंचा। हमेशा की तरह जीप उसी पेड़ के नीचे पार्क की जो उस जनरल स्टोर के सामने था, जिसके ऊपर उसका 2 कमरों का फ्लैट था। जीप से उतरकर आगे बढ़ते वक्त वो बुरी तरह लड़खड़ाया और गिरने से बचने के लिए उसे एक पेड़ का सहारा लेना पड़ा। तब नशे की झोंक में उसे पिछला वाक़या याद आया, जब उसने करीब 3 साल पहले विस्की पी थी और फिर तौबा कर ली थी। यूं प्रतीत हुआ मानो सुदेश नारंग सामने खड़ा उसकी हालत पर कह कहे लगा रहा था। वही सुदेश नारंग जो मर चुका था, जिसे उसने मार डाला था। कमलकांत बुरी तरह चीख उठा। उसने जोर से पेड़ में घूंसा मारा। उंगलियों के जोड़ों से खून बह निकला और वो दर्द से बिलबिला गया। लेकिन दर्द के इस एहसास में उसे इतनी ज़्यादा राहत महसूस हुई कि उसने दूसरे हाथ का घूंसा भी जोर से पेड़ के तने पर जमा दिया। दोनों हाथों से बहते खून और उनमें हो रही तेज़ दर्द से उसे अजीब सा सुकून मिला। वह कुछ देर पेड़ से सटा खड़ा रहा, फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। वो बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। स्वयं को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लेकर उसने सीढ़ियाँ तय की। फ्लैट के दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने अपनी जेब टटोली। चाबी निकालकर दरवाजे के की होल में फंसाने की कोशिश में उसका हाथ जोर से दरवाजे के पल्ले पर पड़ा और वो पीछे की तरफ खुलता चला गया। नशे में धुत कमलकांत की चेतना को जोर से झटका लगा। दरवाज़ा इस तरह नहीं खुलना चाहिए था। वो इसे लॉक करके गया था। अपनी उस हालत में भी वो भरसक सतर्कतापूर्वक भीतर दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम की तरह प्रयोग होने वाला भारी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिगरेट के धुएं की घुटन वहाँ मौजूद थी। कमलकांत चकराया सा खड़ा रहा। सहसा खट की धीमी आवाज़ के साथ कमरे में रोशनी फैल गई। कमलकांत ने अपने नशे से बोझिल पलकें झपकाईं। खिड़की के पास पड़ी सोफ़ा चेयर के आगे औसत कद का एक मोटा तुंदियल आदमी खड़ा था। उसका सुर्ख चेहरा क्लीन शेव्ड था। उसके जिस्म पर पुलिस की वर्दी थी और वो एकटक कमलकांत को घूरे जा रहा था। वो पुलिस इंस्पेक्टर रॉबिन डिसूजा था। हेलो कमलकांत, कैसे हो? कमलकांत मूर्खतापूर्वक ढंग से मुस्कुराया और आगे बढ़कर धम से सोफे पर बैठ गया। डिसूजा की मौजूदगी ने उसे चकरा दिया था। लगता है ओह, मैंने बहुत ज़्यादा पी ली है, वो हकलाता सा बोला। डिसूजा ने सहमति सूचक सर हिलाया और 4 मीनार का एक सिगरेट जला दिया। कमलकांत ने देखा, सेंटर टेबल पर रखी ऐश ट्रे में सिगरेट के कई टोटे नज़र आ रहे थे। मुझे विस्की नहीं पीनी चाहिए थी एक्चुअली, ये मुझे पचती नहीं है। हाँ, और तुम्हारे हाथों से खून भी बह रहा है। कमलकांत इस बारे में बिल्कुल भूल गया था। उसने पलकें झपकाते हुए अपने हाथों पर निगाह डाली। हाँ, मैंने सुना है आज बास्को के साथ तुम्हारी हाथापाई हो गई थी। हाथापाई नहीं हुई, फिर मैंने उसके थोबड़े पर एक घूंसा जमा दिया था। डिसूजा उसके सामने आ खड़ा हुआ और वो घूंसा बड़ा वजनी था। उठो, मेरे साथ चलो। कमलकांत ने
आशंकित भाव से उसकी ओर देखा। कहाँ? उसने फंसी सी आवाज़ में पूछा। पुलिस स्टेशन। किस लिए? बास्को मर चुका है, उसकी हत्या की गई थी। पुलिस स्टेशन में कमलकांत निढाल सा एक कुर्सी पर बैठा था। उसका सारा नशा हिरन हो चुका था। उसके चेहरे पर गहन असमंजसतापूर्ण भाव थे। वो सोचने की कोशिश कर रहा था कि बास्को की हत्या के सिलसिले में डिसूज़ा उसे यहाँ क्यों लाया था। रास्ते में बार बार पूछने पर भी डिसूज़ा ने उसे कुछ नहीं बताया था। बड़ी सी मेज के पीछे कुर्सी में फंसा बैठा इंस्पेक्टर डिसूज़ा खोजपूर्ण निगाहों से उसे घूर रहा था। मैं तुम्हें एक शरीफ शहरी समझता रहा हूँ कमलकांत। जब से तुम यहाँ आए हो तुमने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मुझे जानकर हैरानी हो रही है कि तुम एक घटिया किस्म के पियक्कड़ और बेहद गुस्सैल आदमी हो। कमलकांत असलियत जानने के लिए व्याकुल था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो इंस्पेक्टर? उसने सीधा सवाल किया। क्या तुम्हें शक है कि बास्को की हत्या मैंने की है? डिसूज़ा ने सिगरेट सुलगाकर गहरा कश लिया। आज दिन में जोसेफ की बार में तुमने बास्को को घूसा मारा था? हाँ, और जब मैं बार से निकला तो वो सिर्फ बेहोश हुआ था। खुद जोसेफ ने उसकी हालत देखने के बाद मुझे यही बताया था। बास्को पर हाथ उठाने की नौबत क्यों आई? जाहिर है इस क्यों का जवाब तुम खुद भी जानते हो। डिसूज़ा की आंखें सिकुड़ गईं। जानता हूँ, वो तेज़ स्वर में बोला। जोसेफ की बार में जाने के बाद से अपने फ्लैट पर पहुँचने तक तुम कहाँ रहे? कमलकांत ने अपने सूजते जा रहे और दर्द करते हाथों पर निगाह डाली। मैं पहले मेजर पिंटो के घर गया था। क्यों? क्या उसके घर जाना जुर्म है? मेरे सवाल का जवाब दो। वहाँ क्यों गए थे? नलिनी पिंटो से मिलने। हो, खैर आगे बोलो। मैं करीब 1 घंटा वहाँ ठहरा, फिर मारदो चला गया। लगभग 7:30 बजे वहाँ पहुँचा, विस्की की बोतल खरीदी और तुम कोई ख़ास किस्म की विस्की पीते हो? क्या मतलब? विस्की का तकरीबन हर एक ब्रांड यहाँ भी मिलता है। फिर तुम इतनी दूर मारदोल क्यों गए थे? मैं जीप में घूमने के विचार से गया था। बोतल खरीदने का इरादा मेरा बाद में बना। बोतल खरीद कर वापस लौट पड़ा। रास्ते में एक जगह रुककर थोड़ी विस्की पी। करीब 9 बजे अपने वर्कशॉप के सामने पहुंचा। थोड़ी और विस्की पी और फिर घर पहुंच गया। घर किस वक्त पहुंचा ये तो तुम्हें पता ही है। उस वक्त 10 बजे थे। डिसूज़ा अपनी कुर्सी में पहलू बदलता हुआ बोला। बास्को की लाश 8:30 बजे बरामद की गई थी। लाश का मुआयना करने के बाद पता चला कि उसकी मौत उस वक्त से ज़्यादा 1 घंटा पहले हुई थी, लगभग 7:30 बजे, यानी जिस वक्त तुम मारदौड़ पहुँचे थे। हाँ, उस वक्त मैं वहीं था, कमलकांत बोला। लाश कहाँ से बरामद की गई थी? तुम्हारी वर्कशॉप के पीछे बने घाट के पास से। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? जॉनी मछुआरे ने। क्योंकि लाश मेरी वर्कशॉप के पीछे से बरामद हुई थी इसलिए तुम मुझे यहाँ लाए हो? एक वजह और भी है। बास्को को पीट पीट कर मारा गया था। उसके चेहरे का बिल्कुल भुर्ता बना दिया गया था। जब तुम घर पहुँचे तुम्हारे हाथ जख्मी और खून से सने थे और तुम सीधे इस नतीजे पर पहुँच गए कि मेरे हाथों में लगा खून बास्को का था और मेरे हाथों के जख्मी होने की वजह उसे पीट पीट कर मार डालनी थी। हाँ, जबकि बकौल तुम्हारे बास्को की हत्या करीब 7:30 बजे हुई थी और मैं 10 बजे घर पहुंचा था। इसका मतलब मैं 2.5 घंटे तक खून से सने हाथ लिए घूमता रहा। वाह, जवाब नहीं है तुम्हारा। डिसूज़ा के माथे पर बल पड़ गए। मुझे मेरा धंधा सिखाने की कोशिश मत करो। बेकार की कोशिशें करना मेरी आदत नहीं है। उस वक्त मेरे हाथ खून से इसलिए सने थे क्योंकि उनसे खून तब भी बह रहा था और खून इसलिए बह रहा था क्योंकि कुछ ही देर पहले मुझे चोट आई थी। कैसे? नशे की झोंक में एक पेड़ के तने पर घूंसे मारने की बेवकूफ़ी कर बैठा था। डिसूज़ा ने उसे घूरा। पेड़ में घूंसे मारे थे? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आया? डिसूज़ा ने जवाब नहीं दिया। लगता है तुमने नशे की झोंक में कभी कोई खुराफात नहीं की इंस्पेक्टर। अगर करते तो ज़रूर यकीन आ जाता। अचानक डिसूज़ा मुस्कुराया। यकीन तो मुझे अभी भी आ रहा है क्योंकि तुम्हारी खिड़की से मैंने तुम्हें यह हरकत करते देख लिया था, लेकिन इस बात पर नहीं कि ये काम तुमने नशे की झोंक में किया था।
मतलब? तुमने पूरे होशो हवास में जानबूझकर पेड़ में घूंसे मारे थे ताकि 2.5 घंटे पहले बास्को की धुनाई करने के दौरान अपने हाथों में लगी चोट को इस तरह छुपा सको, क्योंकि किसी की धुनाई करने के बाद तो इतनी गहरी चोटें हरगिज़ नहीं आ सकती कि 2.5 घंटे बाद तक भी उनसे खून बहता रह सके। वाकई तुम सचमुच बहुत होशियार हो। तारीफ के लिए बेहद बेहद शुक्रिया इंस्पेक्टर, कमलकांत बोला। लेकिन मैं बता चुका हूँ, जिस वक्त बास्को की हत्या हुई मैं अपनी वर्कशॉप से 15-16 मील दूर था। सिर्फ तुम्हारे कहने भर से मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता, ख़ास तौर से जबकि मैं जानता हूँ ये सारा बवाल एक घटिया किस्म की बाजारू लड़की की वजह से खड़ा हुआ है, और वैसी किसी लड़की से रिश्ता रखने वाले आदमी की बात पर कम से कम मैं तो यकीन नहीं कर सकता। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझे बास्को का हत्यारा ठहराने की कोशिश कर रहे हो? तुम जो चाहे समझ सकते हो। डिसूज़ा अपने मेज़ की दराज से एक गत्ता जिस पर क्लिप से कई फुलस्केप सफ़ेद कागज़ दबे थे निकालता हुआ बोला। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ मुझे अच्छी तरह मालूम है। फिर अपनी वर्दी की जेब से बॉल पेन निकाल कर पूछा, तुम्हारा नाम? कमलकांत कपूर। डिसूज़ा ने लिखना शुरू कर दिया। उम्र? 30 साल। पेशा? ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। पता? कमल ने बता दिया। शिवोली में कितने अरसे से रहते हो? करीब 2.5 साल से। इन सब चीज़ों की जानकारी मुझे भी है, इसलिए तुम चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकते थे। अब जो कुछ मैं पूछने वाला हूँ उन बातों की फ़िलहाल मुझे जानकारी भले ही ना हो, लेकिन मैं आसानी से पता लगा सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा तुम झूठ बोलने की कतई कोशिश ना करो। भूमिका बांधने की ज़रूरत नहीं इंस्पेक्टर, इतनी समझ मुझ में भी है। यहाँ आने से पहले तुम कहाँ रहते थे? बम्बई। वहाँ क्या काम करते थे? मैं क्या ये बताना ज़रूरी है? जवाब दो। बम्बई में क्या काम करते थे? कमलकांत सर झुकाकर अपने हाथों को घूरने लगा। उसके चेहरे पर कटुतापूर्ण भाव थे। मैं पुलिस विभाग में था, वो फंसी सी आवाज़ में बोला। डिसूज़ा चौंका। तुम पुलिस विभाग में थे? उसने हैरानी से दोहराया। हाँ, मैं बम्बई पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। डिसूज़ा कई पल खामोश बैठा उसे घूर रहा था। तो फिर नौकरी छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? बम्बई की आबो हवा मुझे माफिक नहीं। कहता कहता कमलकांत रुका, चंद क्षण खामोश रहा, फिर रूखे स्वर में बोला। 2.5 साल पहले मुझ पर हत्या के आरोप में मुकदमा चला था, लेकिन कानून की नज़रों में मैं मुजरिम नहीं समझा गया और मुझे बरी कर दिया गया। डिसूज़ा ने बेचैनी से पहलू बदला। इसका मतलब है तुमने सब इंस्पेक्टर की हैसियत से अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए किसी को शूट कर दिया था। वो बोला। मैं भी एक बार मुजरिम को शूट कर चुका हूँ जो भागने की कोशिश कर रहा था। कमलकांत का चेहरा तनावपूर्ण था। वो कानून की निगाहों में ना मुजरिम था, ना ही भागने की कोशिश कर रहा था, और ना ही उसे मैंने शूट किया था। वो सख्त स्वर में बोला। मैं उस वक्त नशे में धुत था और मैंने उसे अपने इन्हीं खाली हाथों से मार डाला था और अपने सूजे हुए बड़े बड़े हाथ ऊपर उठा दिए। डिसूज़ा ने गहरी सांस ली। अदालत ने तुम्हें बरी किस आधार पर किया? सेल्फ डिफेंस। डिसूज़ा कुछ देर खामोश बैठा सोचता रहा। हो सकता है इस दफ़ा भी वैसा ही हुआ हो। अंत में वो बोला। कमलकांत ने भौहें चढ़ाकर उसे घूरा। मतलब? तुम 7 बजे के बाद ये देखने के लिए अपनी वर्कशॉप पहुंचे कि जॉन ने उसे ठीक तरह से बंद कर दिया था या नहीं। इसी बीच बास्को वहां पहुंच गया। दिन में तुम्हारे हाथों मार खाने की वजह से वो तुम पर गुस्सा था। उसने तुम्हारे साथ हाथापाई शुरू कर दी और तुमने उसे इतनी मार लगाई कि इन्हीं खाली हाथों से मार मार कर उसके चेहरे का भुर्ता बना दिया और आखिर में उसे जान से ही मार डाला। मैंने बास्को की हत्या नहीं की, कमलकांत ठोस स्वर में बोला। इनकार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने जुर्म का इकरार कर लो कमलकांत। मैंने बास्को की हत्या नहीं की। तुम पुलिस डिपार्टमेंट में रह चुके हो, पुलिस की 3rd डिग्री से बखूबी वाकिफ़ होंगे। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। अपने जुर्म का इकरार कर लो,
या फिर अपने बचाव में ऐसी ठोस सफाई पेश करो जिससे साबित हो कि 7:30 बजे तुम अपनी वर्कशॉप से इतनी दूर थे कि उसकी हत्या नहीं कर सकते थे। कमलकांत अब तक पूर्णतया नॉर्मल हो चुका था।